हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th वाले बच्चे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में छपने वाला है। आज की वीडियो हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th वाले बच्चे के लिए जो कि VVI क्वेश्चन है, कल के बोर्ड एग्जाम में आपका छपने वाला, उन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूँ। तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग सभी ने वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे सब्जेक्ट का सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, सारे कंटेंट आपको एक साथ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कल के बोर्ड एग्जाम में आपका छपने वाला है सब्जेक्टिव रूप में। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके थे मॉडल पेपर से। तो आज की वीडियो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए है, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग ने पढ़ेंगे और उसको याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो देखिए राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियां उद्धव के सम्मुख राजधर्म की बात बताते हुए कहती है कि राजधर्म में प्रजा को नहीं सताया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां कृष्ण पर व्यंग कर रही है कि वे राजधर्म का पालन नहीं कर रहे और हमें प्रजा को सता रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये उत्तर है। तो आप लोगों ने कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे देखिए उत्तर जो इसका है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा इन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। पहला क्या, नाटक के क्षेत्रों में, नृत्य के क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्रों में, धर्म के क्षेत्रों में। इन सारे क्षेत्रों में संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा भी दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर इसका जो है, जॉर्ज पंचम का लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नांकित यत्न किए थे। ठीक है, पहला जो पॉइंट है, मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफी तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी, उसमें वह असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ख नंबर कि उसने देश के नेताओं की मूर्तियों से नाक हटाकर जॉर्ज की मूर्ति पर नाक लगाने का असफल प्रयास किया। उन नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां की नाक लगाने का प्रयास किया, पर उनकी नाकें भी बड़ी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंत में उसने जिंदा आदमी की नाक लगाने का यत्न किया। ऐसा बताया गया कि वह इसमें सफल हो गया। ठीक है, यानी कि जिंदा आदमी का नाक काट के उसने जॉर्ज पंचम की नाक को लगाया, तो इसमें वो क्या हो गया, सफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसको समझते हैं कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता का, व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उससे हर जगह छलकता हुआ दिखाया गया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया गया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया गया है। कहीं सांस लेते हो का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना, उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ है। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हट पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। तो इस तरह से इसका ये आंसर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर बताए हैं, तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम लोग बात करें ना, सारे आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th वाले बच्चे का, जो कि कल के एग्जाम में आपका छपने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है? तो क्या आशय, इसको समझते हैं कि यज्ञ की पवित्र अग्नि में डाली गई आहुति से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण सुवासित हो जाता है। देवदार की लकड़ियों से बने धूप और उसमें मिले काला तिल, गुड़, पंचमेवा, चावल, अगरू आदि वस्तुओं के साथ साथ जलने से जो धुआं निकलता है, उसे घर में प्रविष्ट ग्रह जनित उपद्रव दूर होते हैं और स्वास्थ्य के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो ठीक उसी तरह कामिल बुल्के का व्यवहार दुख से संतावना देने वाला, उचित मार्ग को दिखाने वाला, सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों से सद्भावना बनाए रखने वाला मानवीय करुणा का असली रूप है। अतः लेखक ने डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की उपमा यज्ञ की पवित्र अग्नि से की है। तो इसीलिए उसका
जो है यज्ञ की पवित्र अग्नि से किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बहुत बार इसको पढ़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पान वाला साक्षात पान भंडार था। क्या था? पान वाला जो था ना, वो साक्षात क्या था? पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में भी पान ठूसा था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, हंसोड़ और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। ठीक है, आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत निखिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जब हालदार साहब ने चश्मे वाले के बारे में पूछा तो पान वाले ने सब कुछ बतला दिया था। एक दिन सचमुच पतली गली से आते हुए वह दिखलाई पड़ा। हलदार साहब ने देखा तो वे चक्कर में पड़ गया। मरियल अधेड़ लंगड़ा चश्मे वाला को देखकर उसकी देशभक्ति की दाद देने लगे, जबकि स्वस्थ समृद्ध पढ़े लिखे लोग स्वार्थपूर्ति में लगा है। और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर प्रतिदिन नया नया चश्मा का फ्रेम फिट कर देता था। वह पैसे से लाचार भले ही था, पर उसके हृदय में एक देशभक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि की भावना थी। ठीक है, उसके इस भावना को देखकर हलदार साहब कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम इसलिए क्वेश्चन के आंसर को पढ़ रहे हैं ताकि आपको सुनने से ज़्यादा माइंड में फिट हो, और आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहाँ पे आप जब एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो हमारी सारे बात आपके कानों में गूंजेगा। इसलिए हम इसको क्वेश्चन के साथ साथ आपके आंसर को भी पढ़ देते हैं ताकि आपके माइंड में ये सारे बात फिट हो जाए। ठीक है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना है कि माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी थी। कौन कौन सी सीख दी थी? कभी अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना, यानी कभी अपने सुंदरता पर गर्व मत करना। आग का सदुपयोग करना, आग रोटी सेकने के काम आती है, जलने के लिए नहीं। यानी कि आग का जो काम होता है वो खाना बनाने, रोटी बनाने के लिए होता है, ना कि खुद के जलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्त्र आभूषण पाकर भ्रमित ना हो जाना, यानी कि बहुत सारे वस्त्र और आभूषण पाके भ्रमित किसी के बात में ना हो जाना, ये स्त्री जीवन के बंधन है। क्या है? ये स्त्री जीवन के बंधन है। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़की होने पर भी लड़की जैसी मत दिखना, अर्थात साहसी एवं निडर बनकर रहना, यानी कि किसी से डर के नहीं रहना और अपने अंदर साहस को रखना, हिम्मत को बनाए रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मन छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो यहाँ पे देखिएगा, मृग तृष्णा अर्थात की ओर से अयथार्थ की ओर से भटकने को कहते हैं। रेगिस्तान की धूप पर अब सूरज की किरणें चमकती है तो वहाँ जल होने भ्रम पैदा हो जाता है और हिरन उसे पाने को दौड़ दौड़कर पागल सा हो जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। इस कविता में मृग तृष्णा की स्थिति वहाँ है जहाँ हम वासनाओं, कामनाओं और लालसाओं के पीछे भागते हैं, पर अतृप्त के सिवाय हाथ कुछ नहीं लगता। व्यक्ति इस भटकाव में उलझ कर रह जाता है। इसमें वास्तविकता कुछ नहीं होती, केवल छलावा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले के दिन खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि क्यों चुप थे। कि जॉर्ज पंचम की नाक, देखिए यहाँ पे जो उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वे इसका विरोध चुप रहकर कर रहे थे। यही कारण था कि किसी स्वागत समारोह का कोई समाचार और चित्र अखबारों में नहीं छापा था। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। बिस्मिल्लाह खान के जो है व्यक्तित्व को विशेषताओं, यानी कि उसकी जो विशेषता थे उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला है। तो उत्तर समझिएगा, बिस्मिल्लाह खां का निम्नलिखित विशेषताओं से हमें प्रभावित किया है। तो कौन कौन सा? सांप्रदायिकता,
ठीक है। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे, वे पक्के नमाजी थे, पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते थे। वो पाँचों वक्त के नमाज पढ़ते थे। मुहर्रम पूरी गरिमा के साथ मनाते थे। इसके बावजूद वे काशी, शिवनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गंगा आदि पर पूरी श्रद्धा रखते थे। वे नित्य गंगा नदी में डुबकी लगाते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सच्चे संगीत साधक थे। कौन थे? सच्चे संगीत साधक थे। उन्होंने संगीत को अर्थ उपार्जन का माध्यम नहीं बनाया। वे खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे, धन की नहीं। उन्होंने धन पाने के लिए शहनाई कभी नहीं बजाई। यानी कि उन्होंने जो शहनाई बजाते थे, उन्होंने अपने धन को पाने के लिए कभी शहनाई नहीं बजाए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरलता एवं सादगी थी उनमें। बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बावजूद वे सीधे सरल जीवन जीते रहे। उनकी लुंगी का पट्टा होना उनकी सरलता की चरम सीमा का परिचय है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विनम्रता। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में विनम्रता कूट कर भरी थी। शहनाई के चरम पर पहुंचकर भी वे कहा करते थे, मुझे अब तक सूरों को बरतने की तमीज नहीं आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मन्नू भंडारी के स्वभावगत विशेषताओं को लिखें। ठीक है। लेखिका मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली है। उस पर पिताजी एवं कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा है। पिताजी के इंडेक्शन का हस्तलेख पर प्रभाव पड़ा। उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई। पिता को काला रंग अच्छा नहीं लगता था, वह काली थी। उसके अंदर हीन भाव उत्पन्न हो गई। वे पिताजी के मनाही पर भी हड़ताल, जुलूस, धरना, आज़ादी की लड़ाई में तन्मयता से लगी रहती थी। शीला अग्रवाल ने साहित्य जगत में प्रवेश कराया, फलस्वरूप हिंदी की सफल से लेखिका बनी। वह पिताजी के मित्र की चुगली पर दुखी होती है और शहरवासी डॉक्टर अंबालाल के द्वारा प्रशंसा सुनकर खुश हुई। उसका जीवन लड़कियों के लिए अनुकरणीय है। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा नेट क्वालिटी को थोड़ा सा हाई क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा धुंधला दिखता है, पीडीएफ थोड़ा क्लियर आया नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया? तो यहाँ पे समझिए कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि लेते थे। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ही वे भारत में बसने चले आए थे। यही उन्होंने कोलकाता और इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई की। वे भारतीय संस्कृति के प्रतीक श्री रामचंद्र एवं तुलसीदास के अन्य भक्त थे। उनका जीवन भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुरूप था। उन्होंने हिंदी से बेहद लगाव था। उन्हें भारतीय संस्कृति की सभी बातें क्या थी? प्रिय थी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो यहाँ पे देखिए, लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, पर फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वैसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य ही बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। पान वाला भी इसके बारे में कोई बात कहने को तैयार ना था। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट क्या है। संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसकी मदद करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है संगीतकार संगीत के बाद यंत्र बजाकर गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। उनकी सहायता से उनके स्वर में उभार आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रायः सभी गायक गायिकाओं के साथ अपने साजिंदे होते हैं। वे गायक गायिकाओं का रंग जमाने में मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाए। कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया। प्रदूषण के
प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, तो लिखे। ठीक है, यहाँ देखिए का उत्तर जो है, सिक्किम नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। ठीक है, प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। पॉइंट देखिएगा कि वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जल प्रदूषण के कारण हमें अस्वच्छ जल पीना पड़ रहा है, इससे पेट के रोग और त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग तथा हृदय के रोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिससे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर जो इसका है, निम्नांकित प्रसंगों से फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। क्या होता है? हिंदी प्रेम प्रकट होता है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, फादर बुल्के ने हिंदी में एमए किया था। क्या किया था? एमए किया था। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना शोध प्रबंध हिंदी में पूरा किया। विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, क्या क्या विषय था? रामकथा उत्पत्ति और विकास। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नील पंक्षी नाम से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट है बाइबिल का हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोरदार पैरवी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है? तो लखनवी अंदाज नामक व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी है, अवास्तविक है। एवं इस व्यंग्य का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए। बिना घटना और पात्र की कहानी लिखना निरर्थक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता को लिखें। तो पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की जो मधुर गायन की विशेषता है उनको समझते हैं। बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके कानों में सच्ची टेर होती थी। उसका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ठीक है, औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था, यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये था बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता। समझ में आ गया? तो आप लोगों को मेन पॉइंट याद रखना कि बाल गोविंद भगत की जो मधुर गायन की जो विशेषता थी ना वो क्या क्या थे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपने भाषा में, बाल गोविंद भगत की जो प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे और उनकी भक्ति को सुनकर, उनकी गीत को सुनकर लोग क्या होते थे, अपने कामों में मस्त हो जाते थे, मगन हो जाते थे। उसे आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी किसी का भी असर नहीं होता था और अपने काम को सही टाइम पे करते थे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप उसको बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? देखिए माँ जो होता है ना, ये पहला मतलब प्राथमिक गुरु क्या होता है? मम्मी पापा होता है ना सभी का। तो माँ ने अपनी बेटी को ससुराल जाते समय सचेत करना जरूरी समझा। तो यहाँ पे देखिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा, इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती है। सभी लड़कियों में क्या होता है, शादी के टाइम में वो बहुत तो एक्साइटेड होता है कि उसको लगता है कि हम नया घर जाएंगे, नए आदमी के साथ रहेंगे। ऐसा बहुत तरह की बात होती है, इसीलिए उनके माँ ने बोला उनको सचेत करना जरूरी समझा। यहाँ पे देखिए शादी के समय खुशहाली के सपने देखती है, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। और सभी सपने क्या होते हैं? झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला दिया जाता है। परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वह उसे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए उसको सचेत करना उनकी माँ ने जरूरी समझा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसको समझिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हर बार जितने बार बोर्ड एग्जाम हुआ है तो आप लोगों के सभी शिफ्ट पे क्वेश्चन आता है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने VVI नोट कर लीजिए, क्योंकि ये छपेगा, क्या होगा, कल के एग्जाम में ये छपने वाला है। तो यहाँ पे सुनिएगा, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य का निम्नांकित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला पॉइंट सुनिएगा, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो। और नेक्स्ट पॉइंट है, यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलाधार बन गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लेखक नवाब साहब को देखते ही उसके प्रति व्यंग से क्यों भर जाता है। तो लेखक के मन में लखनवी नवाबों के प्रति पूर्ण धारणा है कि वे अपनी आन बान शान को बहुत महत्व देते हैं, वे हर चीज से नजाकत दिखाते हैं तथा स्वयं को औरों से अधिक शिष्ट शालीन और कुलीन सिद्ध करना चाहते हैं। इस धारणा के कारण उसे नवाब के हर कार्य में नवाबी शान दिखाई दी। उसे नहीं पता कि नवाब साहब सेकेंड क्लास में यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर भी वह उसमें खोट देखता है। उसका नवाब को लखनऊ की नवाबी नस्ल का सफ़ेद पोश सज्जन कहना ही उसकी पूर्व धारणा का प्रमाण है। ठीक है, तो इस तरह से लेखक नवाब साहब को देखते हैं उसके प्रति व्यंग को क्यों भर जाता था, तो समझ में आ गया। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों था। तो इसको समझते हैं, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज क्यों था, तो समझते हैं। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या पर लोग क्यों अचरज करते थे, समझ में आ गया। तो फिर से इसको एक बार पढ़ देते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज के कारण क्यों थे। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज छूते भी नहीं थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कराते थे। वापसी पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत तेरा करते थे। उनके इन प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे। ठीक है, इसीलिए भगत जी की दिनचर्या पे लोगों को अचरज होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो इसको समझते हैं। लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। तो यहाँ पे समझिएगा कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। तो यहाँ पे समझते लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। ठीक है, क्या थी, ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही थे। वे हर दुख में साथी प्रतीत होते थे और सुख में बड़े बुजुर्गों के भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर संतावना भी दी। वास्तव में उसका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो यहाँ पे समझिए सनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है।
सनाई की दुनिया में डुमरांव को निम्नांकित कारणों से याद किया जाता है। पहला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि डुमरांव विश्व प्रसिद्ध सनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। ठीक है, क्या है? जन्मभूमि है। नेक्स्ट पॉइंट है सनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमरांव सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। किससे? घास से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय डुमरांव के कारण ही सनाई जैसे वाद्य बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाव स्पष्ट करें कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो यहाँ पे समझिए कि प्रभुता का शरण बिंब भी एक मृग तृष्णा के समान है, अर्थात बड़प्पन पाने की कल्पना एक विनम्रता ही है। आदमी इसी के चक्कर में भटकता रह जाता है। समझ में आया कि भाव स्पष्ट करें, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका जो स्पष्ट भाव स्पष्ट करेंगे कि प्रभुता का शरण बिंब भी एक मृग तृष्णा के समान है, अर्थात बड़प्पन पाने की कल्पना एक विनम्रता ही है। आदमी इसी के चक्कर में भटकता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसको समझते हैं कि प्रस्तुत पदों के आधार पर कहा जा सकता है कि गोपियां योग साधना को अपने लिए अनुपयुक्त और अव्यवहारिक मानती है। वे तो कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से प्रेम भक्ति रखती है, अतः उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, गोपियों की दृष्टि में योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता। योग साधना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में उन्होंने ना कभी पहले सुना और ना कभी देखा है। यह योग साधना उनके लिए उपयोगी हो सकती है जिनका चित्त अस्थिर रहता है। ठीक है, अस्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को शायद हम लोगों ने रिपीट किया हुआ क्या? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिए, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसको फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया को लिखें। तो पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन की सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की इस टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है, यानी कि पान वाले जो ऐसी टिप्पणी दी है ये बहुत ही गलत बात है। उसके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको अपमान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखे। तो लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यही आकर दोनों की टकराव होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपने मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह ना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ पे देखिए, जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब बालगोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया। पर उनकी पुत्र वधू भगत को अकेले नहीं छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि उसके जाने के बाद उसके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। उसके बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्लू भर पानी भी देने वाला कोई नहीं था। वह उन्हीं के चरणों में रहकर अपना वैधव्य काट देने को तैयार थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो यहाँ पे सुनिए, फादर बुल्के की व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के समान विशाल था। वे सभी पर अपना वात्सल्य लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति की छाया रहती थी। वे अपने आशीषों से लोगों को भर देते थे। वे पारिवारिक उत्सवों एवं साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होकर पुरोहित जैसे प्रतीत होते थे। उसकी छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उसकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सभी, जो कि आपके कल के एग्जाम में छपने वाला है सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो आप लोगों ने पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए और सुनिए। और आपको देखते और अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे सुनेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसकी भावनाओं को आप लोग समझिए और अपने एग्जाम में सारे भाव को इसको उतार के आइए। आपको 90% से ऊपर मार्क्स देने की गारंटी है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में हिंदी के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन था आप लोगों को हम बता दिए हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए और अपने एग्जाम के लिए इसको तैयारी कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।